नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन केस की। एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक शख्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये सत्ता, प्रभाव और सिस्टम की उन गहराइयों को दिखाता है जहां सब कुछ गड़बड़ हो गया था। इस पूरे मामले का सबसे अजीब और कह सकते हैं डरावना पहलू है जेफरी एप्स्टीन की दोहरी जिंदगी। देखिए, दुनिया के सामने वो एक फाइनेंशियल जीनियस था, एक दानवीर, और बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान थी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पर्दे के पीछे की हकीकत ये थी कि वो एक अरबपति शिकारी था, एक शोषक और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड। तो इस बेहद उलझे हुए मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इस शिकारी का उदय कैसे हुआ, फिर उसके प्रभाव का जाल कैसे काम करता था, उसके बाद उसके अपराध और आरोप क्या थे, फिर न्याय व्यवस्था पर जो सवाल उठे वो क्या थे, और आखिर में शक और सवालों की वो विरासत जो वो पीछे छोड़ गया। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक शिकारी का उदय। सवाल यह है कि आखिर एप्स्टीन गुमनामी से निकलकर फाइनेंशियल दुनिया के टॉप पर कैसे पहुंच गया, और कौन सा माहौल था जिसने उसे ऐसा करने में मदद की। एप्स्टीन का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सोचिए, 1970s में उसने बेयर स्टर्न्स से अपना करियर शुरू किया, फिर 1982 में अपनी ही फर्म जे एप्स्टीन एंड कंपनी खोल ली। 90s तक तो उसने इतने पावरफुल लोगों का नेटवर्क बना लिया था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, और 2000s आते आते उसके पास बेहिसाब दौलत और जबरदस्त प्रभाव था। उसकी असली ताकत का राज था उसका फाइनेंशियल नेटवर्क। अपनी पैसों की समझ का इस्तेमाल करके उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करना शुरू किया। इससे उसे न सिर्फ एक बहुत ही खास और खुफिया क्लाइंट बेस मिला, बल्कि समाज के सबसे ऊंचे तबके तक उसकी सीधी पहुंच बन गई। और यहीं से कहानी दूसरे हिस्से में जाती है, प्रभाव का जाल। अब सवाल यह है कि उसने अपने इन कनेक्शंस को अपनी ताकत और अपनी ढाल कैसे बनाया। देखिए, उसके नेटवर्क का फंडा सीधा था। ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला सिस्टम था। मतलब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक तरह का सौदा था, जहां ताकत, पैसा और शोहरत के बदले में पहुंच, पहचान और सबसे जरूरी सुरक्षा मिलती थी। और ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा नहीं था। इसमें देशों के प्रमुख, बड़े बड़े नेता, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, शाही घरानों के लोग, जाने माने प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट और मशहूर हस्तियां सब शामिल थे। इससे पता चलता है कि उसका असर कितना गहरा और फैला हुआ था। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मुश्किल और गंभीर हिस्से पर, अपराध और आरोप। यहां हम सिर्फ उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जो जांच में सामने आए हैं। तो जो मुख्य आरोप हैं वो एक बहुत ही शातिर तरीके से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट के बारे में है। जांच और पीड़ितों के बयानों के मुताबिक इस रैकेट में दशकों तक सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया। इस पूरे आपराधिक नेटवर्क का दायरा बहुत बड़ा था। यह ऑपरेशन 4 अलग-अलग जगहों पर फैला हुआ था: न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते थे। और हां, यह सब वो अकेले नहीं कर रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए उसके कई साथी और मददगार थे। उन पर आरोप है कि वही लोग पीड़ितों को फंसाते थे और बाकी सारे इंतजाम करते थे। मतलब ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। तो अब अपना फोकस अपराधों से हटाकर उन सिस्टम की नाकामियों पर लाते हैं जिनकी वजह से ये सब इतने सालों तक चलता रहा। यह है हमारा चौथा हिस्सा, जब न्याय व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में आ गई। 2008 का वो विवादित समझौता एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि फेडरल जांच में एप्स्टीन के खिलाफ ढेरों सबूत मिले, लेकिन फिर पर्दे के पीछे उसकी लीगल टीम और प्रोसिक्यूटर्स के बीच गुपचुप बातचीत हुई, और नतीजा एक बेहद नरम डील। मतलब एक ऐसा समझौता जिससे ना सिर्फ एप्स्टीन बच गया, बल्कि उसके साथी भी बच निकले। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी डील को सालों तक दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा गया। और इस सौदे ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया: क्या कानून और न्याय सबके लिए बराबर हैं, या फिर पैसा, ताकत और ऊंची पहुंच कानून से ज्यादा मायने रखती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, शक की विरासत। यहां हम उन अनसुलझे सवालों और लंबे समय तक रहने वाले असर पर गौर करेंगे जो एप्स्टीन की मौत के बाद भी कायम है। 2019 में एप्स्टीन की मौत हुई, जिसे आधिकारिक तौर पर तो आत्महत्या बताया गया, लेकिन जिन हालात में उसकी मौत हुई उसने लोगों के मन में बहुत गहरा शक पैदा कर दिया और कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। जो ऑफिशियल कहानी है और जो आम धारणा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सच तो यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। जैसे उसके नेटवर्क में और कौन कौन था, ये पूरी तरह से साफ नहीं है।
कई बड़े और ताकतवर क्लाइंट्स और साथियों के नाम अभी भी पक्के तौर पर सामने नहीं आए हैं। ब्लैकमेलिंग के जो आरोप लगे, उनकी कभी ठीक से जांच ही नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल, उसके पास इतना पैसा आया कहां से? ये आज भी एक रहस्य है। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दौलत और ताकत की टक्कर न्याय से होती है, तो असली कीमत कौन चुकाता है?